बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन दोनों दुनिया के बड़े तगड़े सदर हैं, एक अमेरिका का और एक रूस का। बड़ी लंबी इनकी सर जंग भी चल रही है और अब इनका राब्ता हुआ है। वीडियो लिंक के ऊपर इनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद पुतिन जो हैं वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए भारत पहुँचे, लेकिन ये भारत में मुलाकात उनकी हुई उससे पहले। लेकिन अब ये जो मीटिंग है ये हालिया अभी रिपोर्ट हो रही है 7 दिसंबर 2021 को, और इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्कस हुई हैं, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त ये लगता है और उसके इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला करने वाला है। क्या रूस वाकई यूक्रेन पे हमला करने वाला है? क्योंकि पूरा जो वेस्ट का मीडिया है, मगरिब का, वो इस खबर को अपने अखबारात में, अपने मीडिया में बहुत बड़ी जगह दे रहा है। क्रीमिया का एक इलाका है जिसके ऊपर रूस का कंट्रोल है, रूस ने उस पर कब्जा कर रखा है, और ये वो इलाका है जो ब्लैक सी को रूस के साथ जोड़ता है। अब वहाँ से जो क्रीमिया के साथ जो सरहद है, क्रीमिया जो है वो यूक्रेन कहता है कि हमारा इलाका है, रूस कहता है हमारा है। रूस ने उस पर कंट्रोल कर लिया है। रूस की फ़ौजें पहुँची हैं क्रीमिया में बहुत बड़ी तादाद में, और अब यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर उनकी फ़ौज इकट्ठी हो रही है। यूक्रेन की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर हथियार, टैंक्स, मिसाइल्स और दीगर जो दिफाई साजो सामान है वो जंगी हिकमत अमली के तहत रशिया पहुंचा रहा है यूक्रेन की सरहद के ऊपर। यूक्रेन के जो सदर हैं उनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। वो 6 दिसंबर को, यानी मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन वो पहुंचे 2021 6 दिसंबर, और वो गए अगले मोर्चों पे। वहाँ जाके उन्होंने दौरा किया और फौजियों की हौसला अफजाई की। यहाँ कुछ तस्वीर ऐसी आ रही हैं सैटेलाइट से, और कुछ तस्वीर ऐसी आ रही हैं जो ग्राउंड से आ रही हैं, जिनसे ये पता चलता है कि रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर फौजी नकलो हरकत की है। इस मौका पर अमरीकी सदर और रूसी सदर के दरमियान जो बातचीत हुई है उसको दुनिया बड़ी अहमियत के साथ देख रही है। रूस के साथ यूक्रेन के मशरकी सरहद पर तनाव में इजाफा होने के बाद और यूक्रेन पर रूस के हमले के खदशात का इजहार बढ़ने के बाद रूस ने हज़ारों सिपाहियों को सरहद पर पहुंचा दिया है, मगर उसका इसरार है कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन का और रूस का इस वक्त मामला ये चल रहा है कि यूक्रेन चाहता है कि वो शामिल हो जाए नेटो में, जबकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। जो मुल्क नेटो का हिस्सा बन जाता है या नेटो का इत्तेहादी बन जाता है, उसके ऊपर हमला, नेटो के तमाम मुल्कों के ऊपर हमला तसव्वुर किया जाता है। ऐसे ही रशिया ने भी 6-7 मुल्कों के साथ मिलकर एक मकामी तंजीम बनाई हुई है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी एक तंजीम है कि वो कहते हैं किसी एक मुल्क पर हमला, पूरे यूरोपीय यूनियन पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और मिलकर जवाब दिया जाएगा। अब रूस कहता है कि ये ना किया जाए, नेटो में यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। इससे रूस की सरहद के करीब एक ऐसा मुल्क आ जाएगा जिसके बाद नेटो की ताकत मौजूद होगी, और रूस ये नहीं चाहता। लेकिन मगरबी कुव्वतों का कहना है कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो आलमी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:07 पर शुरू हुई है। अमेरिका ने यह नहीं बताया कि उनके सदर किस जगह से बैठकर इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन रूस ने बताया है कि जो रूसी सदर हैं उन्होंने ये मीटिंग की है अपने मुल्क के एक जनूबी हिस्से में वाक़या सूची रिजॉर्ट में। अपनी रिहाइशगाह से उन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है, और तस्वीर भी जारी की गई है। सामने जो है वो जो बाइडन एक स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन एक टेबल और एक चेयर के ऊपर बैठे हैं और स्क्रीन की तरफ देखकर सदर बाइडन से बातचीत कर रहे हैं। ये जो राब्ता किया गया है ये एक महफूज किस्म का वीडियो लिंक है, और ख़ास वीडियो लिंक है जिसको रशिया और अमेरिका ने पहली मरतबा इस्तेमाल किया है, और माजी के अदवार में इसको कायम किया गया था राब्ते के लिए। और ये रूसी खबरसा इदारा तास है, उसने बताया है, और एक ऐसे महफूज वीडियो लिंक पर यह बातचीत हुई है जिन्हें इससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। दोनों ने शुरू में अलैक्सलैक की, जो रिपोर्ट हुआ है खुशगवार बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन को लेकर बड़ी तनाव भरी मीटिंग हुई है। अमेरिका को लगता है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला करेगा,
और यूक्रेन ये कह चुका है कि जनवरी के आखिर तक रशिया हमारे मुल्क पर हमला कर लेगा और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने 5 मगरबी ममालिक का एक राब्ता कायम किया है, जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है और जर्मनी है। ये 3 मुल्क भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। तो अमेरिका ने इन ममालिक का एक राब्ता कायम करके ये कोशिश की है कि मिलकर मौसर जवाब दिया जाए रूस को। अगर वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करते हैं तो रूस को जवाब कैसे दिया जाएगा? ये बड़ी आम चीज़ है। रूस को जवाब दिया जाएगा पाबंदियों के साथ, और जो पाबंदियां लगाई जाएंगी उन पाबंदियों की वजह से, यानी वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर रूसी फौजी यूक्रेन में दाखिल हुए तो रूस की मईशत को बहुत बड़ा और सख्त नुकसान पहुंचाया जाएगा। और ये व्हाइट हाउस ने कहा है, 5 मगरबी रहनुमाओं ने एक मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक कर लिया है। यानी रशिया ये करना चाहता है, लेकिन अगर वो ये करता है तो उसकी लड़ाई सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं है बल्कि मगरबी ममालिक के साथ है। वो मगरबी ममालिक जो रशिया को दबाना चाहते हैं उसको वार्न कर रहे हैं, और फिर वो इसके ऊपर इतनी सख्त पाबंदियां लगाएंगे कि रूस की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। एक्चुअली रूस ये फौजी क्यों पहुंचा रहा है और वो चाहता क्या है? क्या रशिया चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे, कब्जा कर दे? ऐसा नहीं है। रूस एक्चुअली ये जमानत चाहता है कि जिन इलाकों पर उसका कब्जा है या जिन इलाकों पर उसका कंट्रोल है और जिस कंट्रोल की वजह से उसको पानियों तक रसाई है, और वो वहां से बड़े आराम से तुर्की चले जाते हैं, वहां से वो बड़े आराम से बहुत बड़े बड़े पानी के रास्ते इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे कुछ ऐसी मादनियात भी मौजूद हैं जो उनके काम आती हैं। तो रूस ये चाहता है कि उसको ये गारंटी दी जाए कि यूक्रेन इन इलाकों को वापस लेने की कभी कोशिश नहीं करेगा, जिन पर रूस अलहदगी पसंदों ने रूसी नवाज अलहदगी पसंद है, क्योंकि वहां पे भी लोग जो हैं वो मकामी हैं। रूस ने उनको सपोर्ट किया, वो अलहदगी पसंद है। उन्होंने रशियन फोर्सेस की मदद से अपना अलग इलाका बना लिया है, क्रीमिया। वो नहीं चाहता 2014 में जो कब्जा हुआ वो वापस चला जाए। उसने मगरिब को खबरदार भी किया है, लेकिन कोई भी उसको ये गारंटी नहीं दे रहा। इस वक्त जो इतलात हैं उनके मुताबिक यूक्रेन की सरहदों पर लगभग 90,000 से ज्यादा रूसी फौजी मौजूद हैं। रूसी फौजों का बड़ा इज्तिमा क्रीमिया में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे रूस ने यूक्रेन से छीन कर 2014 में अपनी हुदूद में शामिल कर लिया था। इसके अलावा रूस नवाज अलहदगी पसंदों के जेरे कंट्रोल दोनबास के खित्ते में भी फौजें जमा हो रही हैं। अब ये सूरत हाल है इस वक्त इस खित्ते की, जहां पे रशिया, यूक्रेन और क्रीमिया एक बीच का इलाका है जिसको रशिया ने छीन लिया यूक्रेन से, और अलहदगी पसंदों की मदद से उसको एक अलग एरिया बनाया है। दोनबास के साथ भी यही हुआ है। अब ये इलाके वापस ना ले यूक्रेन, ये गारंटी रूस को नहीं दी जा रही। और यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो फिर वो ये कोशिश करेंगे। इससे पहले रशिया यूक्रेन को दीवार के साथ लगाना चाहता है। ये है वो असल रीजन। दूसरी जानिब सऊदी अरब से एक बड़ी अहम खबर आई है कि सऊदी अरब के ऊपर दोबारा मिसाइल दागे गए हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सऊदी अरब के सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के फिजाई दिफा ने मुमलिकत की तरफ दागे जाने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिजा में तबाह कर दिया है। और सऊदी अरब की हुकूमत के मुताबिक ये जो 3 मिसाइल मारे गए थे ये शहरी इलाकों में मारे गए थे, बाजारों के एरियाज में मारे गए थे, ताकि शहरियों की बड़े पैमाने पर हलाकतें हों और एक खौफ व राज फैल जाए पूरे सऊदी अरब के अंदर। ये रियाज जो दारुल हुकूमत है वहां पे अटैक किया गया था। एक अलग बयान में यह बताया गया है कि खतरे के जवाब में हौसी मलेशिया जो है, हौसी बागी जिनको कहते हैं, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और शहरियों की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के दायरे में रहते हुए शदीद हमले किए जाएंगे। अब यमन के अंदर अटैक करेगा सऊदी अरब। वाज़ेह रहे कि यह पहला मौका नहीं है जब सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज को निशाना बनाया गया है। इससे कबल 28 मार्च 2020 को भी सऊदी अरब के फिजाई दिफाई निज़ाम ने रात गए यमन की सरहद के करीब वाक़ दारुल हुकूमत रियाज पर दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा में तबाह कर दिया था। इस कार्रवाई के नतीजे में 2 शहरी जख्मी भी हुए थे। अब दोबारा 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया गया है। यहां पे भी एक खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर बार बार यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। यमन के जो बागी हैं, सऊदी अरब का यह कहना है कि उनके पीछे ईरान का हाथ है और ईरान को वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा लगाया हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो वो तबाह कर देता है, लेकिन अगर यमन को मजीद बेहतर मिसाइल
और टेक्नोलॉजी मिले तो सऊदी अरब एक बहुत बड़े खतरे में है। वो ये समझते हैं कि इस खतरे से पहले पहले उनको यमन में कार्रवाई करके अपने मुखालफिन को कुचल के ख़त्म कर देना चाहिए। उनके रास्ते की रुकावट पहले तो खाली ईरान था, अब अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका ने MBS मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरब को खबरदार किया है कि यमन के ऊपर वो जो हमले करता है वो ना करे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ इतने ताल्लुकात किसी ना किसी तरह कायम कर लिए हैं अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ कि वो यमन के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। लगभग 1 साल के अंदर उन्होंने इतने ताल्लुकात बना लिए हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर जो हैं वो इंडिया भी गए हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है और S-400 का जो दिफाई निज़ाम है, मिसाइल सिस्टम, उसकी तरसील शुरू करने की बात कर दी है कि वो अब इस महीने शुरू कर दी जाएगी और कुछ अरसे में भारत ये दिफाई निज़ाम लगा देगा। अमेरिका ने इसी दिफाई निज़ाम के मामले के ऊपर ये $5 अरब का भारत ने लिया है, $5.5 अरब का अमेरिका ने भारत को मना भी किया है। लेकिन भारत कह रहा है कि दिफाई नुक्ता नज़र से हमें इसकी ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान ने उनके 2 तैयारे गिरा दिए तो उसके बाद। तो अब अगर वो ये दिफाई सिस्टम ले रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, चाइना के पास तो ये पहले भी मौजूद है, पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन इसी दिफाई निज़ाम को ख़रीदने पर अमेरिका ने तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी। क्या वो अमेरिका भारत के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाएगा या यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारत की फ़ौज जो है वो शदीद मुश्किलात से 2-4 हो गई है, भारत की हुकूमत भी, क्योंकि नागालैंड में जिस तरह फ़ौज ने आम शहरियों का कत्लेआम किया है वो सिलसिला एहतजाज का रुक ही नहीं रहा। अब दोबारा एहतजाज हो रहा था, फ़ौज ने फिर गोली चलाई है, एक शहरी और हलाक हो गया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक इस वाक़े में 15 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और जिनमें 14 आम शहरी और एक इसके अंदर फ़ौजी है। दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मिल रही हैं। दूसरी जानिब जो FIR काटी गई है वो फ़ौज के खिलाफ काट दी गई है, भारतीय फ़ौज के खिलाफ, और दफ़ा 144 भी नाफज कर दी गई है। कर्फ्यू भी लगाया गया है बाज़ एरियाज़ के अंदर और फ़ौज के ऊपर जो कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ उस पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि वाज़ेह रहे कि इस वाक़े के वक्त कोई पुलिस गाइड मौजूद नहीं था और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकामी पुलिस स्टेशन से अपने ऑपरेशन के लिए गाइड फ्राहम करने की कोई दरख्वास्त दी थी। लिहाजा ये जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का इरादा आम शहरियों को कत्ल और ज़ख्मी करना था। ये पुलिस की रिपोर्ट है भारत के अंदर, और पुलिस ने फौजी यूनिट पर इरादतन कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। वाक़े की तफ्तीश के लिए रियासती पुलिस की एक खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। ये सूरत हाल है। वहाँ पर जो फ़ौज के पास खुसूसी इख्तियारात हैं वो भी उनसे वापस लिए जा रहे हैं नागालैंड में। नागालैंड वो एरिया है जो बर्मा के करीब लगता है भारत का, और यहाँ पे फ़ौज के पास खुसूसी इख्तियारात थे जिनको आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कहते हैं। आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये खुसूसी इख्तियारात हैं। इस कानून के तहत फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्ते जो हैं उनको इतने वसी इख्तियारात मिलते हैं कि वो बग़ैर किसी पेशगी इतला के सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, गिरफ्तारियाँ कर सकते हैं, मारपीट करने और ऑपरेशन के नाम पर किसी को भी हलाक करने के मजाज हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ताकत है उनके पास इस कानून के तहत। और अब दबाव ये पड़ रहा है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और मुख्तलिफ सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं वो ज़ोर दे रहे हैं भारतीय हुकूमत पर कि फ़ौज से नागालैंड में ये खुसूसी इख्तियारात वापस लिए जाएँ ताकि वहाँ के लोगों का एहतजाज बंद हो और वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करें। आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल है भारत में कि उनके अपने शहरी उनकी अपनी फ़ौज से अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। तो ये मोदी के भारत में ये हो रहा है। वैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में फ़र्क ये है कि यहाँ ऐसा कुछ होता है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हैं, और भारत में जब कुछ ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी हमेशा वोट के साथ खड़ा होता है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।